Today's our topic is matrices for project size estimation in software engineering। जैसे कि हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कोई भी सॉफ्टवेयर को बिल्ड करते हैं तो बिल्ड करने के लिए जैसे उसके कॉस्ट को एस्टिमेट करना बहुत ज़रूरी होता है, वैसे उसके साइज को एस्टिमेट करना भी बहुत नेसेसरी होता है। अगर हमारा साइज पहले ही पता चल जाता है कि हमारा प्रोजेक्ट कितना बड़ा होने वाला है, कितना साइज का होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पहले से पता चल जाएगा कि हमारे प्रोजेक्ट के लिए कितना एफर्ट चाहिए और कितना टाइम चाहिए। जैसे कि अगर हमारा प्रोजेक्ट बहुत छोटा होगा तो उसके लिए हमारे पास टाइम भी बहुत कम लगेगा, जैसे कि उसको हम लोग जल्दी ही बिल्ड कर देंगे और उसको बिल्ड करने के लिए एफर्ट भी बहुत कम हो लगेगा। जैसे कि कितना पर्सन चाहिए हमारे प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए, ये होता है एफर्ट का मतलब। तो अगर हमारा प्रोजेक्ट जैसे कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा, तो उसके लिए एफर्ट भी ज़्यादा चाहिए, जैसे कि जो पर्सन रिक्वायर्ड होता है वो बहुत ज़्यादा चाहिए। और प्रोजेक्ट बड़ा है तो उसके लिए टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा उस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग को पहले से पता चल जाता है कि कितना एफर्ट चाहिए और कितना टाइम चाहिए। ये बेस्ड होता है प्रोजेक्ट साइज एस्टिमेशन पे। अगर प्रोजेक्ट साइज पहले पता चल जाता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये दो चीज़ बहुत फ़ायदा होता है, ये दोनों चीज़ पहले से जान जाते हैं। इसमें बहुत सारे मेजर्स पॉइंट्स का यूज़ होता है साइज को एस्टिमेट करने के लिए। तो फर्स्ट होता है इसमें एलओसी। एलओसी का फुल फॉर्म है लाइन्स ऑफ कोड। जैसे कि इसके नेम से ही पता चलता है, ये एक लाइन्स को काउंट करने के लिए इसका यूज़ होता है। फिर जो सेकेंड है नंबर ऑफ एंटिटीज इन ईआर डायग्राम। जैसे कि इसमें अगर हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे डायग्राम्स का यूज़ करते हैं। ईआर डायग्राम मतलब एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो ये सब डायग्राम को काउंट करके इसमें हम लोग इसका साइज को एस्टिमेट करते हैं। फिर थर्ड है टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन डिटेल्ड डाटा फ्लो डायग्राम। मतलब डाटा फ्लो डायग्राम में कितना प्रोसेस का यूज हुआ है, ये सब हम लोग इस थर्ड पॉइंट से जान सकते हैं कि इसके थ्रू भी हम लोग इसके साइज को एस्टिमेट कर सकते हैं। डाटा फ्लो डायग्राम को इसके प्रोसेस को काउंट करके जितना ज़्यादा प्रोसेस यूज होगा उतना ज़्यादा साइज लगेगा। फिर इसका फोर्थ है फंक्शन पॉइंट। तो फंक्शन पॉइंट जैसे कि हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं तो उसमें हम लोग फंक्शंस को काउंट करते हैं। तो हम लोग जैसे कि इसमें बहुत सारे फंक्शंस का यूज़ होता है, जैसे कोई भी एक ऑपरेशन हुआ जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, उससे भी अलावा बहुत सारे और फंक्शंस का यूज़ होता है। तो वो सब फंक्शन जो होता है वो फंक्शन पॉइंट्स में इसका यूज़ होता है। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लाइन्स ऑफ कोड। तो लाइन्स ऑफ कोड का यूज़ हम लोग जैसे हम लोग बहुत सारे सोर्स कोड देते हैं अपने प्रोजेक्ट में, तो उसमें हम जितना भी हम लोग सोर्स कोड देते हैं या फिर जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन होता है वो सबको काउंट करने के लिए होता है। एक एक लाइन को इसमें काउंट करता है एलओसी में। तो फिर इसमें 3 पॉइंट्स का यूज़ होता है। एक होता है KLOC जिसमें 1000 लाइन्स ऑफ कोड को काउंट करता है, मतलब इसका जितना भी ज़्यादा लाइन्स होगा वो सारे को काउंट कर सकता है। फिर सेकेंड है NLOC मतलब नॉन कमेंट लाइन्स ऑफ कोड। मतलब जैसे कि हम लोग किसी भी लाइन को ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए उसमें कमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग LOC के थ्रू इस लाइन्स को काउंट करते हैं तो इसमें कमेंट लाइन को इंक्लूड नहीं करते हैं। फिर इसका थर्ड है KDSI। KDSI का मतलब होता है जैसे कि 1000 ऑफ डिलीवर्ड सोर्स इंस्ट्रक्शन। जितना भी हम लोग सोर्स इंस्ट्रक्शन को डिलीवर किए है, सोर्स कोड हमारा जितना भी है, ये सब का यूज़ इसमें होता है। और लाइन्स ऑफ कोड में हम लोग ब्लैंक लाइन्स को भी काउंट नहीं करते हैं या फिर वाइट स्पेस, जैसे कि एक लाइन के बाद एक लाइन गैप छोड़कर ब्लैंक लाइन्स फिर दूसरा लाइन स्टार्ट करते हैं, तो उसमें ब्लैंक लाइन को हम लोग काउंट नहीं करते हैं एलओसी में। और एलओसी का जो हम लोग साइज एस्टिमेट होता है तो जिस टाइप का हम लोग प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, अगर वैसा हमारे सिस्टम में पहले से ही वैसा सिस्टम है तो उससे हम लोग कंपेयर करते हैं हमारे प्रोजेक्ट को कि हमारा प्रोजेक्ट के लिए और कितना कंपोनेंट्स चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने प्रोजेक्ट को कैसे बिल्ड करना है, ये सारा कुछ इसमें होता है। एक्सपर्ट लोग इसका यूज़ करते हैं एलओसी का। जैसे इसको टोटल साइज को एस्टिमेट करना है एलओसी में, तो ये हमारे सिस्टम में जिस टाइप का सॉफ्टवेयर हम लोग बिल्ड करते हैं उस टाइप का सिस्टम अगर हमारे सॉफ्टवेयर में प्रेजेंट है तो हमारे सॉफ्टवेयर में जो भी जिस भी टाइप का सिस्टम
मतलब उसको हम लोग उसके एक एक कंपोनेंट्स का देखते हैं, सॉफ्टवेयर का क्या क्या कंपोनेंट्स है, उसके बेसिस पे हम लोग अपना जो न्यू सॉफ्टवेयर को बिल्ड करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, उसके कंपोनेंट्स को जानने के बाद। और एलओसी का एडवांटेज ये है कि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, क्योंकि हम लोग अगर बहुत सारे मॉडल्स जैसे कि वाटरफॉल मॉडल और इवोल्यूशनरी मॉडल और भी जितने टाइप्स का मॉडल पढ़े हैं वो सभी में हम लोग एलओसी का यूज़ करते हैं। और कोकोमो मॉडल हुआ, ये सब में हम लोग एलओसी का यूज़ करते हैं इसके साइज को एस्टिमेट करने के लिए। तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है क्योंकि इसका यूज़ हम लोग कहीं भी किसी भी मॉडल में कर सकते हैं। फिर सेकेंड एडवांटेज इसका एस्टिमेशन इज क्लोजेस्ट टू डेवलपर्स पर्सपेक्टिव। जो इसका एस्टिमेशन होता है साइज का, ये डेवलपर्स के अकॉर्डिंग होता है। अगर डेवलपर्स एक लाइन को 4 लाइन में लिखना चाहता है तो वो 4 लाइन को काउंट करेगा। वही अगर वो 4 लाइन को एक लाइन में लिखना चाहता है तो वो वहाँ वैसे भी लिख सकता है। तो ये डेवलपर्स के अकॉर्डिंग ही होता है, वो कितना लाइन्स को इंक्लूड करना चाहता है प्रोजेक्ट के लिए। फिर इसका थर्ड एडवांटेज है सिंपल टू यूज़। ये यूज़ करने में बहुत सिंपली होता है क्योंकि जो भी हमारा लाइंस का यूज़ हुआ है बस उस लाइन को हमें काउंट करना रहता है, इसलिए ये बहुत इजी होता है यूज़ करने में। फिर नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज ये है जैसे कि हम लोग बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जैसे सी हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, तो सब में हम लोग लाइंस अलग अलग होता है। जैसे अगर हम लोग को एडिशन का एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो पाइथन में भी वही कर रहे हैं और जावा में भी वही कर रहे हैं। तो दोनों में ज़रूरी नहीं है कि दोनों लाइंस सेम ही होगा, दोनों में किसी में 2 लाइन में ही एडिशन हो जाएगा, किसी में 4 लाइन में होगा, किसी में 3 लाइन में होगा। इसलिए ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंड होता है। इसके लिए एलओसी के लिए कोई भी प्रॉपर इंडस्ट्री नहीं अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, अब कोई इंडस्ट्री नहीं है एलओसी के लिए, ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। फिर थर्ड डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसका जो एस्टिमेशन होता है साइज का वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि प्रोजेक्ट की अर्ली स्टेज में ही हम लोग इसके साइज को पता कर सके हमारा प्रोजेक्ट कितना होने वाला है। तो इसलिए ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। फिर जैसे कि हम लोग ये पढ़ लिए, फिर इसके बाद हम लोग को फंक्शन पॉइंट एनालिसिस पढ़ना है, जो हमारा फंक्शन पॉइंट है। तो फंक्शन पॉइंट इसका सेकेंड टाइप से इससे का यूज़ करके भी हम लोग अपने जो भी हम कितना फंक्शन पॉइंट के जैसे हम लोग साइज को एस्टिमेट करते हैं तो इसके बेसिस पे भी कर सकते हैं। जैसे एलओसी में था तो उसमें हम लोग लाइंस ऑफ कोड को काउंट करते थे और यहाँ फंक्शन पॉइंट है, तो जैसे 2 नंबर्स के बीच में एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो जो एडिशन हुआ वो इसका फंक्शन हुआ और ये जो फंक्शन है इसको ही हमें काउंट करना रहता है फंक्शन पॉइंट में। तो फंक्शन पॉइंट काउंट में हम लोग बहुत सारे मेथड्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि फर्स्ट है काउंट द नंबर ऑफ फंक्शंस ऑफ ईच प्रोपोज टाइप। तो प्रोपोज टाइप में जितने भी फंक्शंस का यूज़ होता है वो सबको काउंट करना रहता है कि वो कितने टाइप्स के फंक्शंस है और उसका यूज़ क्या है, किस तरीके से यूज़ होता है और किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। फिर इसका सेकेंड है कंप्यूट द अनएडजस्टमेंट फंक्शन पॉइंट। जो अनएडजस्टमेंट फंक्शन पॉइंट होता है वो सबको कंप्यूट करता है। फिर थर्ड है फाइंड टोटल डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस। जो इसका टीडीआई होता है, टोटल डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस, वो सबको फाइंड करता है, उसका कितना वैल्यू होता है ये सबको फाइंड करने के लिए इसका यूज होता है। फिर फोर्थ है कंप्यूट वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर। वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर जो होता है VAF, इसको भी कंप्यूट करने के लिए इसका यूज होता है। फिर है 5 फाइंड द फंक्शन पॉइंट काउंट। और जो इसका टोटल ओवरऑल परफॉर्मेंस होता है वो सारा ये फंक्शन पॉइंट काउंट के थ्रू होता है। और ये जो नीचे का 3 है, ये 3 में हमें बस फार्मूला का ही यूज करना है, बाकी सब ये खुद का खुद हो जाता है बस फार्मूला के बेसिस पे। फिर इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा ये हम लोग को 1 by 1 सभी के पढ़ना है। जैसे कि फर्स्ट इसका है काउंट द नंबर ऑफ फंक्शंस ऑफ ईच प्रोपोज टाइप। तो प्रोपोज टाइप में जितने भी फंक्शंस का यूज हुआ है वो सबको काउंट करना है। तो इसमें 5 फंक्शंस का यूज होता है, जैसे एक्सटर्नल इनपुट्स। एक्सटर्नल इनपुट्स वो हुआ जैसे हम लोग सिस्टम में जो डाटा को इंटर करते हैं, जो हम कोई भी यूजर किसी कीबोर्ड की हेल्प से जो डाटा को इंटर करता है उसको एक्सटर्नल इनपुट्स बोलते हैं। फिर सेकेंड एक्सटर्नल आउटपुट।
जो डाटा सिस्टम में एग्जिस्ट करता है, जो हमने सिस्टम में डाला है, उसे बोलते हैं एक्सटर्नल आउटपुट। फिर थर्ड है एक्सटर्नल इंक्वायरीज। तो इंक्वायरीज ये होता है जो हम लोग सिस्टम में जो डाटा को एंटर किए हैं वो सिस्टम के पास पहुंच चुका है, वो एक हमारे पास फीडबैक देता है कि उसका डाटा पहुंच चुका है, उसको डाटा कितने टाइम पे पहुंचा। ये सारा जो कमांड होता है वो एक्सटर्नल इंक्वायरीज में होता है। फिर फोर्थ है इंटरनल फाइल्स। तो इंटरनल फाइल्स में इसमें लॉजिकल फाइल्स को मेंटेन करने के लिए हमारे सिस्टम में यूज होता है, तो ये हमारा इंटरनल फाइल्स होता है। फिर फिफ्थ है एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स। तो एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल लॉजिकल फाइल्स के अलावा और जितने फाइल्स का यूज होता है हमारे सिस्टम में वो सबको एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स हम लोग बोलते हैं। फिर इसका सेकेंड पॉइंट है कंप्यूट द अनएडजस्टमेंट फंक्शन पॉइंट। जो अनएडजस्टमेंट फंक्शन पॉइंट है उसको कंप्यूट करना है। जैसे कि ये है फर्स्ट, इसमें जैसे कि हम लोग पहले में इसका यूज किया 5 फंक्शंस का, जो एक्सटर्नल इनपुट, एक्सटर्नल आउटपुट, एक्सटर्नल इंक्वायरीज, इंटरनल लॉजिकल फाइल्स, एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स, ये सब के बारे में हमने पढ़ा था। फिर इसी सारे इनपुट्स को, इसी सारे फंक्शंस को हम लोग इसके कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट होता है इसमें सिंपल, फिर सेकंड होता है एवरेज, थर्ड होता है कॉम्प्लेक्स। जो बहुत ज़्यादा सिंपल होगा उसको सिंपल में डालेंगे, जो उससे ज़्यादा होगा वो एवरेज में, और जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा उसको कॉम्प्लेक्स में। तो फिर इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम लोग को इस मेथड की हेल्प से इसका वेटेड सम निकालना हो, तो वेटेड सम निकालने के लिए जैसे हम लोग कोई भी क्वेश्चन में गिवन रहता है कि वेटिंग फैक्टर इतना है, तो वेटेड सम निकालने के लिए अगर बोलेगा सिंपल का एक्सटर्नल आउटपुट का वेटेड सम निकालना है, तो सिंपल में एक्सटर्नल आउटपुट में 4 वैल्यू है, तो 4 में वेटेड सम को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वेटेड सम आ जाता है। तो इस तरीके से इसका यूज होता है। फिर थर्ड है फाइंड टोटल डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस। तो जैसे कि टोटल डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस का यूज होता है, इसमें 14 कैरेक्टरिस्टिक का यूज होता है हमारे सिस्टम में किसी भी डिग्री को फाइंड करने के लिए। तो जो इसका सम होता है 14 कैरेक्टरिस्टिक का, वो होता है 0 से 70 के बीच तक में कोई भी इसका वैल्यू होता है। और जो इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक है वो बहुत सारा है, जैसे कि डाटा कम्युनिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग, फिर है परफॉर्मेंस, हैविली यूज्ड, कॉन्फ़िगरेशन, फिर है ट्रांजैक्शन रेट, फिर है ऑनलाइन डाटा एंट्री, फिर है एंड यूजर एफिशिएंसी, नेक्स्ट है ऑनलाइन अपडेट, कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग, रीयूजेबिलिटी, इंस्टॉलेशन इजी, ऑपरेशनल इजी, फिर मल्टीपल साइट्स एंड फैसिलिटेट चेंज। ये सारे इसके 14 कैरेक्टरिस्टिक हैं। फिर जो इसका जो भी इस कैरेक्टरिस्टिक है ये सबको इवेल्युएट करने के लिए एक स्केल पे हम लोग करते हैं, और जो उस स्केल का मापने का रेंज होता है वो होता है 0 से 5 तक के बीच। ये होता है टोटल डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस। फिर इसका फोर्थ है कंप्यूट वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर। जो वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर है उसको हम लोग को कंप्यूट करना है, इसका वैल्यू को निकालना है। तो इसका यूज हम लोग UFP होता है अनएडजस्टमेंट फंक्शन पॉइंट, उसको एडजस्ट करने के लिए वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर का यूज होता है। तो इसका ये फॉर्मूला है VAF, वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर इक्वल टू TDI। TDI हमारा टोटल डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 से, तो इसमें ऐड करेंगे 0.65। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद हमारा VAF आ जाता है, वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर। वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला का यूज होता है, इसमें बस फॉर्मूला के बेसिस पे ही हम लोग यूज करते हैं। फिर इसका फिफ्थ पॉइंट है फाइंड द फंक्शन पॉइंट काउंट। तो फंक्शन पॉइंट काउंट को काउंट करना है, जो ओवरऑल जितने भी अभी तक पढ़े सारा इसमें यूज होता है। तो इसका फॉर्मूला है FPC, फंक्शन पॉइंट काउंट इक्वल टू UFP, अनएडजस्टमेंट फंक्शन पॉइंट मल्टीप्लाई करेंगे VAF, वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका टोटल फंक्शन पॉइंट काउंट इसका आ जाता है। ये सारा इसके 5 पॉइंट्स हो गए।
फिर इसके बाद आता है इसका एडवांटेज। तो एडवांटेज ये होता है इसका यूज़, अगर हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो उसके अर्ली स्टेज में इसका बहुत ज़रूरी होता है। जैसे एलओसी में था, तो एलओसी में इसका अर्ली स्टेज में यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि जब हमारा प्रोजेक्ट कम्प्लीटली बन जाता है तब भी हम लोग एलओसी का यूज़ करते हैं। और जो फंक्शन पॉइंट है, तो इसमें तो बस हमें फंक्शंस को काउंट करना रहता है। जितना भी फंक्शंस का यूज़ हो तो वो हम लोग को पहले ही पता चल जाता है कि हम लोग कितने फंक्शंस का यूज़ करते हैं, वो लाइंस पे डिपेंड नहीं होता। और फंक्शंस जो होता है वो सारे लैंग्वेज का, सारे जैसे जावा, पाइथन हो गया, पीएचपी हो गया, सारे का फंक्शन सेम ही यूज़ करते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट भी होता है, प्रोग्रामिंग पे डिपेंड नहीं करता है। फिर थर्ड है इसके यूज़ हम लोग बहुत सारे टेक्नोलॉजीज को कंपेयर करने के लिए, बहुत सारे डाटाबेस को कंपेयर करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इसका ये एक एडवांटेज है। फिर इसका डिसएडवांटेज है। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि इसका यूज़ ये सही नहीं होता है, रियल टाइम सिस्टम और एम्बेडेड सिस्टम के लिए गुड नहीं है। इसका यूज़ हम लोग रियल सिस्टम में यूज़ नहीं कर सकते। और सेकेंड डिसएडवांटेज ये है, इसका यूज़ हम लोग जैसे कि कोकोमो मॉडल एलओसी का यूज़ करता है, और भी बहुत सारे मॉडल्स होते हैं जिसका हम लोग एलओसी का यूज़ करते हैं, और फंक्शन पॉइंट का यूज़ ज़्यादा नहीं होता है। इसलिए अगर हम कभी भी किसी भी मॉडल में अगर उसके कॉस्ट एस्टिमेट करना रहता है, तो इसलिए हम लोग फंक्शन पॉइंट को एलओसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये एक इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि इसका फंक्शन पॉइंट काउंट का यूज़ हम लोग कहीं भी किसी भी मॉडल में यूज़ नहीं कर सकते। फिर थर्ड डिसएडवांटेज ये, लेस रिसर्च डाटा इज अवेलेबल ऑन फंक्शन पॉइंट। फंक्शन पॉइंट पे बहुत कम ही डाटा अवेलेबल है एज कम्पेयर टू एलओसी। एलओसी में बहुत ज़्यादा डाटा अवेलेबल है और इसमें बहुत कम रिसर्च डाटा अवेलेबल है। ये होता है इसका डिसएडवांटेज। और ये है फंक्शन पॉइंट का डायग्राम। जैसे कि ये ILF, इसका मतलब होता है इंटरनल लॉजिकल फाइल्स। ये हमारे सिस्टम में होता है। फिर एक यूज़र डाटा को इंक्वायरी करता है, ये डाटा का इंक्वायरी करेगा। फिर ये है एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल, जो एक्सटर्नल सिस्टम होता है वो कमांड करेगा इंटरनल लॉजिकल फाइल्स पे। और फिर यहाँ से जैसे कि यहाँ यूज़र है, तो यूज़र इनपुट डालेगा इंटरनल लॉजिकल फाइल्स पे। फिर ये इसमें जो आउटपुट होगा फिर उसको फीडबैक देगा, इंक्वायरीज करेगा, वो होता है आउटपुट जाएगा यूज़र के पास। तो ये इसका प्रोसेस होता है, कैसे ये वर्क करता है। जो भी पहले पढ़े थे जितना 5 फंक्शंस, वो ही 5 फंक्शंस का यूज़ यहाँ पे होता है। ये